हाय गाइस, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो इस क्लास में लोग देखने वाला है यूनिट 1 नेशनल इनकम। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये 2025-26 के लिए पहला क्लास है। तो देखो, क्लास 11 में तुम लोग कितना पढ़ाई किया हमको नहीं पता, लेकिन इस साल तुम लोगों को इज्जत से कायदे के साथ पढ़ाई करना है। आ रहा है बात समझ में? और सबका मकसद एक ही होना चाहिए, इस चैनल से जितना भी पढ़ाई करेगा सबका रैंक आना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट का स्कूटी छोड़ना नहीं है, लेके आना इस बार। और तीसरा, अपने रिजल्ट से पेरेंट्स को प्राउड करना है। अब देखो, क्लास 10 में तुम लोग पढ़ाई नहीं किया बढ़िया से, तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब जो दोबारा चांस मिला तुम लोगों को क्लास 12 के अंदर, तो अच्छा रिजल्ट करना है। शुरुआत से ही पढ़ाई पे फोकस करना है जिससे रिजल्ट बढ़िया हो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से हफ्ता 10 दिन पहले चालू किया फिर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, फंस जाएगा। इसलिए अभी से ही थोड़ा थोड़ा चालू करो कि सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए और एग्जाम में तुम जाके किल कर दो। आ रहा बात समझ में? तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये क्या चीज है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, डील्स विद द इकोनॉमी एज ए होल। इट स्टडीज एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और आगे देखो, इट फोकसेस ऑन द big picture of the economy. It analyzes how different sectors like household, firms, government, external interact. It helps in framing economic policies like fiscal policy, monetary policy, etc. Main aim is to understand overall economic performance and stability. हम लोग देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब लार्ज, बिगर पिक्चर, और दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखता है, जहां पे हम लोग नेशनल इनकम के बारे में देखता है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई देखता है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इट एनालाइजेस डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि हाउस होल्ड, फर्म्स, फर्म्स मतलब बिजनेसेस, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल। और ये एनालाइज करके होगा क्या? इट हेल्प्स इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज लाइक फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। आगे देखो, इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ये आया कहां से? मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस कहां से हुआ, क्यों जरूरत पड़ी हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना? द ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s. Before that, economists only focused on macroeconomics like individual buyer, seller, firms. Macroeconomics हम लोग ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s के दौरान स्टडी करना चालू किया। इससे पहले जो इकोनॉमिस्ट लोग था वो लोग सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि स्मॉल लेवल पे एनालाइज करता था, जैसे कि इंडिविजुअल बायर, सेलर, फर्म्स। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? तो देखो, इन 1930s a massive economic crisis hits the world. There was widespread unemployment, fall in production and low demand. Traditional economics, which is macroeconomics, fail to explain or solve these issues. तो 1930s के दौरान एक मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था वर्ल्ड के अंदर, जहां पे हम लोग भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट, फॉल इन प्रोडक्शन और लो डिमांड देखने को मिला। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इस प्रॉब्लम को ना ही एक्सप्लेन और ना ही सॉल्व कर पा रहा था। उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं उन लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करना चालू किया। द गेम चेंजर जॉन मैनर्ड केनीज, British economist Keynes published a book in 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money. He emphasized the importance of aggregate demand in determining overall economic activity, gave birth to modern macroeconomics. Why was it important? Macroeconomics helped governments understand and manage the economy better. It led to the use of fiscal and monetary policies to control inflation, unemployment and growth. तो ये जो जॉन कैनिस था ये अपने बुक में बताता है कि हाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि एग्रीगेट डिमांड को समझना कितना ज्यादा जरूरी है इन डिटरमाइनिंग ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर यहां से चालू होता है मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स which help governments understand and manage the economy better. फिर चालू होता है fiscal and monetary policy का use to control inflation। इन्फ्लेशन मतलब
महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ। आगे देखो, मेजर सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। In macroeconomics, the economy is divided into 4 major sectors based on economic activities. पहला आता है household sector. ये क्या है? It includes all individuals or families. मतलब consumers. They own factors of production like land, labor, capital, enterprise. They earn income by selling these factors to firms and spend on goods and services. तो हाउसहोल्ड सेक्टर के अंदर कौन आता है? इंडिविजुअल्स और फैमिलीज, मतलब कंज्यूमर्स। और ये क्या ओन करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। और इनका कमाई कैसे होता है? बाय सेलिंग दिस फैक्टर्स टू फर्म्स, मतलब ये जो भी फैक्टर्स है ये लोग किसको सेल करता है? बिजनेसेस को। और बिजनेसेस से जो भी पैसा मिलता है इनको, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेल करके उस पैसा क्या करता है लोग? दे स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है फर्म्स और प्रोड्यूसर सेक्टर। दिस इंक्लूड्स ऑल बिजनेस यूनिट्स प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। दे हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउसहोल्ड एंड पे देम। देयर गोल इज टू प्रोड्यूस, सेल एंड अर्न प्रॉफिट्स। तो दूसरा सेक्टर क्या है? फर्म्स और प्रोड्यूसर्स। इसके अंदर जितना भी बिजनेस यूनिट्स है वो सब आ जाता है, जो कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। और कैसे प्रोड्यूस करता है? बाय हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये जो फर्म्स वगैरह है, जो बिजनेसेस है, इनको क्या चाहिए? इनको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, इंटरप्राइज चाहिए। ये किससे लेता है लोग? हाउसहोल्ड सेक्टर से लेता है। और इसके बदले क्या करता है? उनको पैसा देता है, पे करता है। एंड देयर मेन गोल इज टू प्रोड्यूस, सेल एंड earn profits. Next है government sector, refers to central, state and local government bodies. It collects taxes and spends on public welfare and provides law, order and infrastructure. It also regulates and controls economic activities. तो next sector क्या है? Government sector, मतलब state government, central government, local government bodies, ये सब कहाँ आ जाता है? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। और इनका काम क्या है? लोगों से पैसा कलेक्ट करना इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, और उस पैसा को कहां यूज करना है? ऑन पब्लिक वेलफेयर। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग लॉ, ऑर्डर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब इट इंक्लूड्स फॉरेन ट्रेड लाइक import and export of goods and services. It includes foreign investments, remittances, etc. It shows how the domestic economy interacts with the rest of the world. तो नेक्स्ट सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर। इसके अंदर आता है फॉरेन ट्रेड, मतलब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जब हम लोग बाहर से सामान मंगवाता है, और एक्सपोर्ट मतलब जब हम लोग बाहर सामान सप्लाई करता है। It also includes foreign investments and remittances, मतलब जब बाहर का पैसा इंडिया में आता है तो उसको हम लोग बोलता है foreign investments या फिर remittances। इसमें हम लोग ये देखता है कि how domestic economy interacts with the rest of the world। तो ये था अपना यूनिट 1 नेशनल इनकम का पार्ट 1। बचा हुआ टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेगा। तो आई होप कि तुम लोगों को कुछ समझ में आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तुम लोग का काम चालू होता है, यहाँ से इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो, हो सके तो 2-4 बार रीड करो, जिससे सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। आ रहा है बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो चलो अभी के लिए इतना ही रखता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलो ठीक है फिर, बाय बाय।